Hello, my dear student. How are you? I think you are fit and fine at your place and doing your best. Welcome to my channel Sushma Physics Virya, where we find basic concept of physics or fundamental way to know the physics. Here we have started class 11 syllabus in which we are doing friction portion. In previous lecture we discussed about the friction, limiting friction, kinetic friction and its numerical. Today, we will discuss about the dynamics of circular motion. Before going through that topic, first we know about what do you mean by dynamic and circular motion. So, first we write on it. आज जो हम करेंगे that is dynamic of circular motion. बच्चे सर्कुलर मोशन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो सर्कुलर मोशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। जब हमने मोशन इन प्लेन और उस कॉन्सेप्ट में जब हमने किया था तो वहां पे हमने टेंजेंटल एक्सेलरेशन निकाली थी, एक्सेलरेशन की बात की थी, रेडियल एक्सेलरेशन निकाली थी, राइट। नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चे वो है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले जो चीज हम लिख रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स में जो उसके टॉपिक्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उसमें ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इस टॉपिक में हमें क्या मिलने वाला है, राइट। तो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि जहां मोशन है, क्योंकि हमने जब काइनेमेटिक्स की शुरुआत की थी तो हमने मैकेनिक्स के पार्ट्स डिस्कस किए थे, दैट इज स्टैटिक्स, डायनामिक्स और दैट इज डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, तीन हमने किए थे। और उसमें हमने ये क्लियर किया था कि डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और मोशन में होने के बाद हमें ये पता हो कि वो मोशन में क्यों है, द रीजन वाई दैट बॉडी इन मोशन, that is called dynamics, the branch of mechanics which deals with the object which is motion with its cause, right। तो ये हमने डेफिनेशन दी थी। और डायनेमिक्स में बेसिकली हमें पता होता है और काइनेमेटिक्स में हमें ये पता होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट वो क्यों मोशन में है, क्या क्या उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, क्यों वो सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। तो आज हम कर रहे हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी रीजन जानेंगे। अब रीजन किस चीज का जानेंगे? दैट इज लिखा हमने सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ये तो अगर लेमन लैंग्वेज में। अगर हम थोड़ा टेक्निकल वे से बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, यानी एक पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी जो हम पढ़ सकते हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर में है तो वो क्यों सर्कुलर में है। आई थिंक आज का टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है, वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, द रीजन ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब बच्चे हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल करता है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है यानी पर्टिकुलर वो एक रेडियस क्या वो अलोन काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है तो यानी वो मोशन कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट मीन्स इट हैज अ वेलोसिटी आल्सो। तो अगर हम देखें तो हम वेलोसिटी इसकी क्या होगी? टेंजेंट। हर एक पॉइंट पर अगर देखें तो हमारी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले हमने टॉपिक में जब हमने सर्कुलर मोशन का किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमेशा क्या है? टेंजेंट डायरेक्शन में रहता है, यानी हमें अगर वेलोसिटी पता है दैट इज टेंजेंट डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है और जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है या फिर ये हमेशा सेम वेलोसिटी के साथ करता है? तो बच्चे उस टाइम हमने डिस्कस किया था, फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी सेम, बट वेलोसिटी जो फैक्टर है वो कभी भी सेम नहीं रहता।
क्या डिफरेंस था? जब हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिफरेंशिएट किया था तो हमने ये कहा था कि स्पीड क्या है, जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता हो, सिर्फ डिस्टेंस यानी कितना मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना पोजीशन चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिर्फ हमें वो पता हो। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन कहो तो वो वेलोसिटी बन जाती है, राइट? ये हमें चीजें पता है। तो यहाँ पर हमारे पास के सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे देखेंगे तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे मैंने ये देखो, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, यानी टेंजेंट ड्रॉ करते चलोगे तो हर एक पॉइंट पे उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। और अगर डायरेक्शन अलग है तो इसका मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी है हमारी चेंजिंग। तो हमारी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो हमारा मोशन किस तरह का कहलाएगा, हमारा जो मोशन है बच्चे वो कहलाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज आपने पढ़ी थी, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, अब हमारे ऑब्जेक्ट के पास अपना एक एक्सेलरेशन है। ये चीज समझ में आई कि हाँ, सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज रहता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज रहती है। तो आगे समझाने के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डायरेक्शन भी लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन चेंज रहती है और डायरेक्शन चेंज रहेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस एक्सेलरेटेड मोशन यानी इस एक्सेलरेशन को जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास है, उस एक्सेलरेशन को बच्चे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे मैंने थोड़ा बहुत इसका आइडिया पहले भी दिया था, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम इस एक्सेलरेटेड मोशन को या इस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं इस तरह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं इस, ठीक है। सेंट्री यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहा है तो उसके पास जो उस टाइम मोशन है, एक्सेलरेशन है रादर, तो वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी सेंट्रीपिटल जो आपका फोर्स है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवार्ड द रेडियस, यानी टुवार्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, यानी टुवार्ड द सेंटर, ये सेंटर है हमारा, अलोंग द रेडियस, टुवार्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ से भी और यहाँ से, तो हमारे AC की जो डायरेक्शन होगी यानी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ये चीज हमेशा याद रखना कि टुवार्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। ये चीज समझ में आई कि हमारे पास अगर कोई सर्कुलर मोशन होगा तो वो अभी एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड क्यों होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, यानी रेडियस के अलोंग हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे। अब इसके बाद ये आता है कि हमने जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा था, डायनामिक्स, कि यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल यानी सेंटर सीकिंग, ये चीज मैं दोबारा से अगर आपको बताऊं, सेंट्री का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब होता है बेटा सीकिंग, यानी चाहना। जो एक्सेलरेशन सेंटर की साइड आने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट सेंटर की साइड लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात आई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, चलो जी मान लिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट द रीजन क्या है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक ही रीजन आता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब अगर वो मोशन में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन लॉ मोशन ने हमें बताया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन है, कॉन्टिन्यूस लग रहा है, तो यानी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो हमारा फोर्स क्या बोला जाएगा, वो फोर्स बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हमारे पास कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इसको FC से डिनोट कर लूं, ठीक है। और अगर आपको याद है कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बताई थी पिछले लेक्चर में, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी v² r या फिर
mr²। ये किस तरह से निकाली थी, ये हमने पिछले लेक्चर में किया है, नहीं है तो फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप किया था। वहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी v²/r। क्लियर? तो ये अब यहां तक के लिए अब ये है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी दैट इज v²/r, और अगर v को r ओमेगा पुट करेंगे तो यहाँ पे v को r ओमेगा पुट कीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी m नहीं, हमारे पास जो v को अगर r ओमेगा पुट करेंगे तो ये हमारे m² r ओमेगा r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा r ओमेगा²। यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी v²/r और r ओमेगा²। यहाँ तक क्लियर है? यानी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू है v²/r। जनरली अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दी जाए बच्चे तो आप v²/r लगाएंगे, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी जाए तब आप उसको r ओमेगा² एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एक चीज और कि यहाँ पर अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने ध्यान में रखना कि AC इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी दोनों कंपोनेंट आप एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलर मोशन में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि अगर वेलोसिटी आपको पता है तो एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन तो आपको ये बस ये पढ़िए टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, ये चीज याद रखनी है, और जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट अलोंग होती है। क्लियर? अब इसके बाद यानी हम फोर्स की बात कर रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास अपॉन हमारे पास क्या होता है, मास एक्सेलरेशन, राइट? हमने यही पढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि आपके पास फोर्स की क्वांटिटी किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर यहाँ पर अगर सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, m, यहाँ ऐसे a की वैल्यू है v²/r, और अगर m हम इसकी ओमेगा के टर्म में करें तो fc की वैल्यू हमारे पास mr ओमेगा² की टर्म में। यानी बेटा हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए। आप लीनियर वेलोसिटी की टर्म में कर रहे हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला है mv²/r, और अगर आप इसको किस टर्म में कर रहे हैं, ये एंगुलर की टर्म में कर रहे हैं तो ये r ओमेगा² के बराबर आ गया। क्लियर? तो यहां तक हमने कहा है कि डायनेमिक्स यानी आप ये कह रहे थे सर्कुलर मोशन किस वजह से है और क्यों है, और उसकी वैल्यू किस मीन्स कितनी आती है। वो सेंट्रिकली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड क्यों है वो भी बता दिया, उसकी वैल्यूज क्या है वो भी आपसे डिस्कस कर रही है। और अब इसके बाद ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और उसी की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल मोशन में मूव करता है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास ये आता है कि ये हमारे पास, अगर मैं कहूं कि मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया और इसके बाद कहूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता, आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, प्रीवियस वीडियो देखा है, जिसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पहले फंडामेंटल फोर्सेस कौन से, एफबीडी डायग्राम से भी पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। बच्चा पहले हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज W = mg, यानी वेट है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रिमेंबर। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कॉन्टेक्ट में है तो सरफेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहा था। तीसरा फोर्स हमने कहा था कि हमारे पास अगर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पुली से कनेक्टेड है, किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वहां पर हमारे पास क्या लगेगा, टेंशन दैट इज वो जो स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा, यानी वो फोर्स हो गया, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था स्प्रिंग का फोर्स। तो अगर आपने ध्यान दिया है इन चारों फोर्सेस में सेंट्रीपिटल फोर्स आया नहीं आया। सेंट्रीपिटल तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो ना की कोई चीज ही नहीं है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है।
फिजिक्स में अगर कोई टर्म पढ़ाई जाती है बच्चे, वो आपकी सुविधा के लिए पढ़ाई जाती है, आपको टफ करने के लिए नहीं, वो थोड़ा सा इजी करने के लिए समझाई जाती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का भले ही कोई फोर्स ना हो, बट कोई ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हम उसको रीनेम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपको बताए, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास कौन सा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बता पा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों हो रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल आपने 9th क्लास में जब किया था, तो आपने कहते एक हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए एक स्टोन है और हमने इसको थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हो, इसको आप घुमा रहे हो, ठीक है, इसकी ओमेगा वेलोसिटी, ठीक है, आप इसको घुमा रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू है जब आपने स्टोन बांधा है और उसको घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आएगी, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी कौन से, जैसे मैंने अभी 4 फोर्सेस आपसे डिस्कस किए, दैट इज वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स है जो हमारे काम करेगा बच्चे, वो हमारा स्ट्रिंग में हमेशा कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है। तो कहने का मतलब क्या है, उस केस में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम एफसी से डिनोट कर रहे हैं, वो कौन रिप्लेस कर लेता है, वो है हमारा टेंशन। यानी आप ये कह सकते हो अगर स्ट्रिंग का केस की डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसको टेंशन से रिप्लेस करेंगे। यानी बेसिक हमारा जो फोर्स है, फंडामेंटल जो फोर्स है, कॉज ऑफ द फोर्स है, किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को जो कॉज करता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो वो क्या है, मेन टेंशन। यानी वो टेंशन में ही काउंट होता है, ये कोई अलग से कोई फोर्स नहीं है, या मीन्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आ जाए, तो ये अलग से कोई फोर्स नहीं है, ये हमारे पास फंडामेंटल फोर्स यानी टेंशन के टर्म पे फोर्स आता है। तो अगर कई बार मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एम है, ये ओमेगा से जा रहा है, ठीक है, ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं, तो ये पूछा जाए व्हाट इज द टेंशन, यानी टेंशन बताइए, तो वहां पर हमें टेंशन हो जाए, भाई हम टेंशन, यानी अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि टेंशन है, तो पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको आर दे रखी है, टेंशन बताइए। तो बच्चे वहां बिना सोचे समझे आपको ये देखना है कि यहाँ पर टेंशन किसके बराबर है, टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्या पढ़ा है, ओमेगा दे रखा है बच्चे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी देती तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता, यहाँ मैंने ओमेगा बोला है, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि ओमेगा है, तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ये आएगी, क्लियर। यानी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है बच्चे, और एग्जांपल भी है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और ये हमेशा क्या है, सेंटर की साइड आने की कोशिश करता है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा, यानी इस साइड जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और एग्जांपल देंगे कि हमें पता है कि जो सन है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड द सन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी सर्कुलर मोशन होंगे वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी वो रीनेम करके हर एक अलग डायरेक्शन में हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेज है उसी फोर्सेज में से हमारे पास फोर्स है। स्ट्रिंग के केस में हमने टेंशन कर दिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट सर्कुलर मोशन है तो उसमें हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और उसकी वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर बात की जाए तो हमारे पास, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास आती है किस तरह से, एम बी स्क्वायर बाय आर, और जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो किस तरह से, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल की टर्म में बात करें तो किस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, लीनियर एक्सेलरेशन भी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। हम न्यूमेरिकल, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हम न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको करने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल रादर कि अगर आपके पास ओमेगा यानी लीनियर, आपके पास एंगुलर ओमेगा
एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चे आपकी कांस्टेंट हो सकती है, बट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो डिफरेंट केसेस में। अगर एक ऑब्जेक्ट है तब अलग चीज है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट कैन बी वेरी। क्लियर? तो ये अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल है तो किस तरह से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें देखना है बच्चे, मान लीजिए आपके पास एक कोई भी रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, आपने यहां पर स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एक यहां पर ऑब्जेक्ट है और एक यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास आप मान लीजिए 1 kg, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 3 kg। ये रिजिड सपोर्ट है, आप कह सकते हो एक पिलर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो छड़ है, उसके ऊपर आपने स्ट्रिंग बांध रखी है और स्ट्रिंग के साथ ये 3 मासेस बांध रखे हैं। पहला मास जो है उसकी डिस्टेंस है 1 मीटर यहां से, दूसरे मास की है 2 मीटर और तीसरे मास की यहां से डिस्टेंस है 3 मीटर। क्लियर? इसके बाद आपको ये देखना है, हाँ साथ में हमें क्या दे रखा है कि ये जो है आपका रिजिड सपोर्ट जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और वो आपको दे रखी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 2 पाई का एंगल क्या करता है, वो 2 पाई रेडियन का एंगल जो है वो चेंज करता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग से बंधे हुए मासेस हैं, लाइक एक हमारा मास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनके ऊपर जो टेंशन क्रिएट हो रही है, क्वाइट ऑब्वियस, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ बांधेंगे तो वो टेंशन क्रिएट करेगा। अगर टेंशन क्रिएट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी। देखिए बच्चे, पहले हम टेंशन देख लेते हैं। टेंशन टुवर्ड द रिजिड सपोर्ट, ये टेंशन हमारे पास होगी। अब इसकी टेंशन इस साइड आएगी, ये बनेगी हमारे पास, इसको मैं टी मान लेती हूँ, इसको मानेंगे T1। इसी तरह से ये खींचेगा तो ये हमारे पास होगी T1, ये हमारे पास होगी T2 और ये हमारे पास इस साइड भी होगी T2। यानी जिस हिसाब से ये इसको खींचेगा वही साइड, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम में अच्छे से कर चुके हैं, यहाँ पर होगी। यानी हमें निकालनी है टेंशन, कि फाइंड द टेंशन। टेंशन कौन कौन सी है, T है, T1 है और T2। क्लियर? तो अब इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें गिवन दे रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, ओमेगा दे रखी है, और अभी अभी हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन दे रखी है तो होती है v²/r और r ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम फोर्स की बात करें तो mr ओमेगा स्क्वायर इन केस ऑफ ओमेगा, और अगर वेलोसिटी के टर्म में है v²/, ये चीज हमें याद रखना है। क्लियर? अब आप उसको घुमा लो, ये चीज आपको क्लियर हुई कि आपके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 3 तरह के ऑब्जेक्ट है और तीनों ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से आप उसको एक रोड से घुमा रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक नाम मानिए, दैट इज एफबीडी डायग्राम, क्योंकि एफबीडी डायग्राम से हमारे ऑलमोस्ट जितने भी आप ये कह सकते हो प्रॉब्लम है, हमें साफ साफ नजर है कि एक बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है। अगर हम 1 बाय 1 उसको डील करें तो वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें 3 kg, बच्चे हमारे पास 3 kg, इसके ऊपर एक तो ओमेगा लग रहा है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस अगर देखें, आर की वैल्यू में हमारे पास कितनी है बच्चे, 3। टेंशन कहां लग रही है, टेंशन लग रही है इस साइड। क्लियर? अब हमारे पास जो टेंशन लग रही है, अब एफबीडी डायग्राम से ये चीज आपको क्लियर है, ये जो हमारे 3 मीटर अपार्ट है, हमारा हम इसको 3 मीटर अपार्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास टेंशन लग रही है इस साइड, ओमेगा हमारा इस साइड मोशन का मीन्स ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, यानी ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू, डिस्टेंस देगी ना, आर की वैल्यू हमारे पास है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी अभी हमने
क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो एक सर्कल बनाएगा ना, सर्कल की डायरेक्शन, सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम एज मान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक अकेला है, यानी आप इसको ऐसे करो कि ये रोड है और ये 3 सेंटीमीटर बना हुआ है, ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहा है। आर यू विजुअलाइजिंग दैट? तो अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, व्हिच वन? दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स आपका क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई बच्चे कि इस डायरेक्शन में आपके पास टेंशन है, और अगर इस डायरेक्शन में टेंशन है, इसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? आप सोच के बताइए कि यहां पर हमारा जो टेंशन है वो टेंशन किसके बराबर आएगा? पॉइंट ऑफ व्यू है कि T2 जो अभी मैंने आपको थ्रेड का और उसका न्यूमेरिकल करके दिया ना, थ्रेड में वो आप उसको घुमाते हो तो टेंशन अगर आपको पता करनी है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द टेंशन। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो T2 फोर्स है वो किसके बराबर होगा? वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास T2 किसके बराबर हो गया? FC। FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि हमें ओमेगा दे रखा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। m कितना है? 3, r डिस्टेंस कितना है? 3, ओमेगा कितना है? 2। बेटे यहाँ 2 पाई नहीं, यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर। ठीक है, पाई करेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, बट मैं सिंपलिसिटी के लिए कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन, क्योंकि 3.14 को आप स्क्वायर करोगे तो वो थोड़ा सा कमरसम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पाई की टर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भी 3 3 9 और 4 36। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू आएगी 36 न्यूटन। ये टेंशन हमेशा 30 उसमें न्यूटन में होती है ना, फोर्स की वैल्यू। समझ में? यानी आपके पास T2 टेंशन जो है वो कितनी आई है? 36 न्यूटन। क्लियर? समझ में आ गया किस तरह से आपके पास 36 न्यूटन है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है 2 kg। 2 kg के ऊपर लगने वाले फोर्स देख लेते हैं बच्चे। 2 kg है हमारे पास बच्चे, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमारे पास T2 इस साइड लग रहा है, T1 इस साइड लग रहा है, ओमेगा वेलोसिटी लग रही है। डिस्टेंस कितनी है बच्चे? डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो टेंशन है, एग्जैक्ट टेंशन यानी हमारी ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव रहेगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हम T1 को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी हमारे पास इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2। और वो कौन से फोर्स को कैरी कर रहे हैं? वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैरी कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर? FC के बराबर हो गया। यहां से T1 की वैल्यू निकालनी, तो T1 किसके बराबर हो गया? FC प्लस में T2। ये चीज समझ में? क्योंकि मैंने T1 को क्यों पॉजिटिव लिया, T2 को क्यों नेगेटिव लिया? क्योंकि हमारा सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन क्या है? इस साइड है। नेट जो हमारा टेंशन है वो सपोर्ट की तरह लगता है, हमेशा जो है सपोर्ट की साइड लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास T1 FC F यानी mr ओमेगा स्क्वायर प्लस में T2। m की वैल्यू कितनी है बच्चे? यानी T1 की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 2, ओमेगा की वैल्यू है 2 स्क्वायर। T2 की वैल्यू हमने 36 निकाली थी, कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा, यानी ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 36 दैट इज 52 न्यूटन। आगे T1 की वैल्यू, यानी T2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 36 न्यूटन, और ये हमारे पास वैल्यू आई 52 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ हम दो चीजों को पता कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नया जो चीज आएगी, यानी अब हमें निकालनी है T की वैल्यू। सिंपल है, एफबीटी डायग्राम बनाना है और उसको सोल्व करना है। एफबीटी डायग्राम बनाए, चलिए एफबीटी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है 1 kg, ओमेगा वेलोसिटी दे रखी है, यानी उसकी 2 कह सकते हो ओमेगा। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस जो दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, एक टेंशन लग रही है इससे। सिमिलरली जैसे हमने तो हम यहाँ पे देखिए T1 क्या होगा हमारे पास? T माइनस T1 करेंगे क्योंकि डिविजन सपोर्ट की साइड पॉजिटिव है, और ये होगा फोर्स FC के बराबर। तो यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालें तो बच्चे क्या है? T1 प्लस में FC, और T इज इक्वल टू T1 की वैल्यू बच्चे हमने 52 निकाली है, FC की वैल्यू बेटा ये है mr ओमेगा स्क्वायर। m यानी 1, r 1, ओमेगा यानी 2,
उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आएगी 56 न्यूटन। तो बच्चे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आएगा दैट इज 56 न्यूटन। यानी जैसे जैसे आप रिजिड सपोर्ट के साइड जाते जा रहे हैं आपका टेंशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए बच्चे, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है तो आपके जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से टूटेगी, तो वहां उस टाइम तो सोचने लगता है ये कौन सा इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, बट बेटा वो लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसे कि वहां पर हम ये बता सकते हैं जहां पर हमारा टेंशन ज्यादा, खिंचाव ज्यादा रहेगा तो रस्सी वहीं से टूटेगी ना। तो यहाँ पर अगर आपको आपने ध्यान दिया है कि 3 kg वाली के पास जो है हमारा जो टेंशन लग रहा है वो 36 लग रहा है, और जैसे हम अंदर की साइड जाते जा रहे हैं तो हमारा जो टेंशन है वो 52 हो गया, और जब हम एकदम रिजिड सपोर्ट के साइड जाते हैं तो हमारा क्या 56 हो गया। तो जितना रिजिड सपोर्ट के साइड जाता है टेंशन उतना क्रिएट हो रहा है, और जितना टेंशन क्रिएट होगा हमारा जो खिंचाव जितना होगा वहां से ही तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकलेगी, यानी ब्रेकिंग पॉइंट निकलेगा। तो अगर आप ऐसा कोई सिस्टम है जिसको आप घुमा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आपकी स्ट्रिंग टूटेगी तो वो कहाँ से टूटेगी, वो इस पॉइंट से टूटेगी। यानी ये जो है आपको एक तरह से आइडिया आ जाएगा कि क्यों टूटी, रीजन क्या है। डायनेमिक्स करते हैं ना, डायनेमिक्स यानी हमें रीजन पता होना चाहिए। तो अभी हमने इस जो क्वेश्चन की हेल्प से ये पता करने की कोशिश की है कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है तो वो किस तरह के फोर्सेस लगाएगा और हमारे पास फोर्सेस की वैल्यूज क्या क्या रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट तो बच्चे हमारे पास जो है वो हमारे पास हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लाइक जब हमने परपेंडिकुलरली प्लेन मोशन के बारे में किया था तो वहां पर हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करने से पहले मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग करवाना चाह रही हूँ ताकि आप इस जो टॉपिक को थोड़ा सा और सीरियसली लें और थोड़ा सा क्या कहते हैं फन के साथ करें। हम कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपके बात करूँ, आपने कोनिकल पेंडुलम देखा है? कोनिकल पेंडुलम यानी आपने देखा कि पेंडुलम तो सबने देखा होगा, वो आप जिसका टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उसको इस तरह से घुमा देंगे तो एक कोन शेप से बनेगा। तो कोनिकल पेंडुलम का अगर आपको टाइम पीरियड पता करना है तो भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे अगर आप किसी मेले में गए हैं, फेयर में गए हैं, तो वहां पे आपने मौत का कुआं, डेथ वेल सुना होगा। उसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर, सिलेंड्रिकल कह लो, सर्कुलर कह लो, उसके अंदर जो है एक बाइकर होता है, वो बाइक चलाता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कि हमारे पास जो बाइकर है वो किस तरह से क्या कितना फोर्स लग रहा है और वो किस तरह से कौन सी वेलोसिटी से चलाता है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। नोटिस किया ना, वो बहुत स्पीड से चलाता है, साथ में वो आवाज भी करता है। वो एक नहीं दो दो तीन तीन बाइकर जो हैं वो आपस में एक ही स्पेस के अंदर चलाते हैं। तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा सिजलिंग या फिर क्या कह सकते हो, या हमारे लिए थोड़ा रोंगटे खड़े होने वाले कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। तो वहां उस कॉन्सेप्ट को हम अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट है कि हम अगर डेथ वेल की बात करें कि हमारा जो डेथ वेल है किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा वो स्पेस है जहां पर हमारा बाइकर जो है वो घूम रहा है, ठीक है। ये बाइकर घूम रहा है, यहाँ पर हम उसको एज अ पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। अब वो बाइकर जो है वो अपनी इस रेडियस में, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडियस में, मैंने कहा वैसे वो घूमता सारी जगह, बट हम एक पॉइंट के ऊपर उसको जानने की कोशिश। अब कौन कौन से फोर्स हैं? 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस लगा दीजिए। W इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर मैं टोटल वेट जो है W इक्वल टू mg बाइकर विद बाइक दोनों का W इक्वल टू mg। दूसरा यहाँ पर दूसरा फोर्स क्या लगता है? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगेगा? इस साइड, ये नॉर्मल लग गया जी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये देखना है कि और कौन कौन से फोर्सेस हैं जो यहाँ पर लग रहे हैं। एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो तो आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास वो टुवर्ड द नॉर्मल लगेगा, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस वो लगता ही है। पर इसके अलावा हमें एक चीज ये देखनी है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस बाइकर को नीचे नहीं आने दे रहा। यानी नेट फोर्स हमारा नीचे लग रहा है ना,
वो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसको ऊपर की साइड रख रहा है। तो अभी अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है, और जहां दो ऑब्जेक्ट आएंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसको बैलेंस करेगा, यानी ये वाइकर नीचे नहीं जाएगा इन कंडीशंस के अंदर। या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो या फिर इक्वल हो किसके, mg के। तो ये चीज समझिए कि हमारी जो है स्टेबल कंडीशन जब वो इसी पॉइंट पर रहेगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ये चीज समझ में, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगा तभी तो ये नीचे नहीं जा पाएगा। अगर ये ऊपर भी जाना चाहिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा ही होना चाहिए ना। और यहाँ पर हम जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करना चाहेंगे, मिनिमम फ्रिक्शन की तो बात नहीं करना चाहेंगे। और मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात की जाए वो भी एक स्टैटिक कंडीशन में, तो हम कौन से फ्रिक्शन की बात करेंगे, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज म्यू एन। ये चीजें हमने अच्छे तरह से प्रीवियस वीडियो में की हुई थी। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू एन के बराबर है। और मान लीजिए हमारा फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पर एन इसका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की भी बात करेंगे हम, किस तरह से हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल की वैल्यू क्या, इस साइड जो आएगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी नॉर्मल किसके बराबर है, एफसी के बराबर है। और वो किसके बराबर, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हम इधर लिखी है v, ठीक है, वो भी वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से। मैं ओमेगा की बात नहीं कर रही अभी, mv²/r। अगर आपको ओमेगा की टर्म में रिलेशन दे रखा है तो बच्चा आप ओमेगा की टर्म में उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई, mv²/r, ये n की वैल्यू पुट कर दे बच्चा जी, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू mv²/r दैट इज ग्रेटर देन mg। और अगर m से हम यहाँ कैंसिल करें तो हमारे पास होगा μv²/r इज इक्वल टू g। और अगर मैं v की वैल्यू निकालूं दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन gr/μ। यानी अगर बाइकर इस स्पीड के साथ चलाएगा तब वो सेफली उस सर्कल में मूव कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा करेगा या इससे कम करेगा तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, वो बाइक जो है स्लिप कर जाएगी। तो वहां पे वो बाइकर कुछ टेक्निक लगा के अपने दिमाग में भी उसको उस टाइम वो फिजिक्स की टर्म ना लगा रहा हो, बट वो अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हो। तो यहाँ पर हमें एक तरह से कॉन्सेप्ट पता चल गया, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि बाइकर जो है वो डेथ वेल में, यानी अगर इसको डेथ वेल मौत का कुआं जो भी है आप इसको किस तरह से दिया है, डेथ वेल में किस तरह से मूव करता है। तो अभी आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका एक्चुअल बात करेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए बच्चे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, बट कुछ टर्म जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि कुछ टर्म हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि टफ हो जाए। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे अपोजिट लगता है। ये कब लगता है? तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का क्या है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमने पढ़ा था, हमने थोड़ा नहीं पढ़ा था। सूडो फोर्स क्या होता है, एक तरह का इमेजिनरी, एक तरह का अनरियल फोर्स होता है। अनरियल का मतलब ऐसा फोर्स जो नहीं होता, फिर भी हम उसको अप्लाई करने के बाद, यानी हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम उसको लगाते हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स कब काम करता है? सूडो फोर्स, जैसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा उसको नहीं है तो एक बार सूडो फोर्स वाली एक बार वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिशन एग्जाम से बच्चे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स है। अब सूडो फोर्स क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो कहाँ काम करता है, इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। दैट इज नॉन इनर्शियल, विच वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या पढ़ा था बच्चे हमने, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। यानी बेसिकली लेमन तरीके से बात करें कि अब तक हम स्टोन पर एक थ्रेड से स्टोन को बांध रहे थे, ठीक है, और उसको घुमा रहे थे। अब हम उस
जिस स्टोन के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो वो किस तरह से, यानी अब आप उसी फ्रेम के अंदर प्रेजेंट हो गए, यानी उसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर, यानी जो ऑब्जेक्ट आप जिसके मोशन के बारे में आप बाहर खड़े होकर देख रहे थे, आप उसी के अंदर, जैसे आप कार है, कार में किसी टर्निंग पॉइंट से जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या है, नॉन इनर्शियल, यानी खुद आप उस कंडीशन में हो गए, तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स क्या है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये किस तरह से, क्योंकि हमें सूडो फोर्स कहना वो किसके बराबर था, दैट इज हमने पढ़ा है कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी वो किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय आर, तो हमारा सूडो फोर्स क्या है माइनस mv, जो हमारा पास p सूडो है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये थ्रेड है, ये किस तरह से घूम रहा है, अगर कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट खुद भी घूम रहा है उसके साथ, यहाँ पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ से कर देते हैं थोड़ा आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ हमारे पास देखिए अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही बाहर की साइड। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब भी आप किसी व्हीकल में होते हो और किसी टर्निंग पॉइंट पे जाते हो तब उस टाइम आप कौन सा फोर्स करते हो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी आपको एक तरह से एक्सपीरियंस होता है कि बाहर, जैसे मान लीजिए आप किसी झूले में झूल रहे हो, बेसिक आपने बहुत किया होगा, झूले में झूल रहे हो, जैसे वो मैरी गो राउंड वाला, तो उसमें अगर बड़ा जैसे बोलते हो तो अपने आप एक फोर्स लगता है बाहर की साइड, आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर निकल जाओगे, अगर आप बाहर नहीं निकलते आपको एक फोर्स महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो फोर्स जो होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रिलेटिव मोशन है उसे। बेटा उस कंडीशन में आप क्या होते हो, विद इन द किसमें होते हो, उस शीशा के मीन्स उस झूले के अंदर होते हैं ना, तो उस टाइम एक्सपीरियंस, यानी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपके पास सूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो बेसिक आपको ये पता करना है कि आपके पास जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी हम बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब काम में आता है जब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इटसेल्फ मोशन के अंदर हो। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज अप्लाइड व्हेन फ्रेम, जिसके अंदर फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो, फ्रेम इटसेल्फ इज इन मोशन। जैसे मैंने बात की, अगर हम टर्निंग पॉइंट पे किसी भी व्हीकल को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस व्हीकल के अंदर बैठे हैं। सूडो फोर्स में ये चीज हमने बहुत ध्यान से की हुई है कि अगर आप उसी चीज के अंदर बैठे, यानी आप एक मूविंग फ्रेम में है, तो हमारे पास कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स यानी सीडो फोर्स या सूडो फोर्स, बट जो आप बोला जाए तो सीडो फोर्स हमारे पास क्या है, वो हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि जब भी आप किसी टर्निंग पॉइंट पे जा रहे हो तो आपको आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, वो आप फील करते हो, वो फील क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट जो डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में, नहीं तो आप वहां से क्या हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो ना, अगर बाहर का फोर्स ज्यादा हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है तो आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। सीसा के केस आप कह सकते हो जब भी आप किसी झूले में झूलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का अनरियल फोर्स है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उसको हम महसूस करते हैं किन किन कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फ्रिक्शन है, अगर हम किसी भी कार को टर्न करें वो फ्रिक्शन वहां पे क्या काम आता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगर फ्रिक्शन है वो किस तरह से काम आता है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ चीजों को रोकने के काम नहीं आता, वो चीजों को चलाने के भी काम आता है। हमने फ्रिक्शन का जब चैप्टर किया था तब उसमें हमने ये कहा था कि फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है, हमें मोशन करने में हेल्प करता है। वो किस तरह से करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक व्हील है, कोई भी हमारे पास कार है, ठीक, कार कोई भी व्हीकल, उसके व्हील्स हैं। अब व्हील्स क्या कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, वो तो मोशन है। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हील तो रोटेशन मोशन करेंगे, ऐसा क्या होता है कि वो रोटेशन मोशन करते करते आगे, यानी आगे क्यों चला जाता है,
यानी व्हील आगे रोटेट होता क्यों? जैसे हम किसी भी कार में या कोई भी चीज अगर हम उसको रोल डाउन करें, रोल होता नहीं वहीं पे, वो आगे क्यों जा रहा है? ऐसा क्या है? वो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो चीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे सिर्फ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स जो है वो किसका अपोजिंग, रिलेटिव मोशन का अपोजिंग, यानी जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, यानी मोशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये दो व्हील है, मैंने दो व्हील से इसको डिनोट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर ये इस साइड फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगे। अब ये यहाँ पर इस साइड फोर्स लगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो जो फोर्सेस हैं वो फोर्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे व्हील को आगे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ चीजों को रोकने के काम नहीं, वो चीजों को चलने, कार को मूव करने के लिए जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें किसी भी टर्निंग पॉइंट पे किसी भी कार को मूव करना है तो किस तरह से वो कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हम कुछ एक एग्जांपल करना चाहेंगे जिसके अंदर मान लीजिए हमारे पास, आपने कभी देखा हो कोई भी बाउल है, ठीक है, अब इस बाउल में आपने क्या किया, इसकी अपनी एक रेडियस होगी आर, आपने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, कई बार करके भी देखा होगा कि आपके पास एक बाउल है, आपने उसको क्या किया, बाउल के अंदर आपने कोई कॉइन रखा, क्लियर, और अब अगर इस बाउल को आप रोटेट कर रहे, ठीक है, रोटेट करने का मतलब उसको घुमा रहे, घुमाएंगे तो उस केस में आपने देखा वो कॉइन सेंटर में ना घूम के थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या कर देता, वो अपनी पोजीशन को, यानी वो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं यहीं पे शिफ्ट हो जाए। तो हम वो चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इस बाउल को, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर में होना चाहिए ना, अब ये सेंटर से घूम के इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाता है, वही चिपका रहता है, यानी वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो यहाँ पर हम वो कोशिश करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कि किस तरह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर, यानी जो कॉइन है, आप इसको घुमा रहे हैं, वो कॉइन यहाँ पे आके सेटल डाउन होगा, ठीक है। लगा लीजिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहले W इज इक्वल टू mg, लग गया भाई, W इज इक्वल टू mg। दूसरा फोर्स बचा है नॉर्मल रिएक्शन, और हमेशा याद रखना वो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर से होगा गुजरेगा, यानी ये हमारा, अगर इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो हमारे इसके सेंटर में से हो गई गुजरे, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास फोर्स हो गया। तीसरा है कि इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगेगा, यानी अब पॉइंट तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो सूडो फोर्स है, अनरियल फोर्स है, तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mv²/r, ठीक है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर ओमेगा दे रखा है, तो हम इसको क्या है, ओमेगा की टर्म में इसकी वैल्यू लिखेंगे, v² की टर्म में लिखेंगे, तो mr ओमेगा², यानी इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस तरह से फोर्स लगेगा, ठीक है। अब एफबीडी डायग्राम बनाना, एफबीडी डायग्राम बनाते ही हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास जो है किस तरह से फोर्स लग रहा है। और हाँ, दूसरा, अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पर अगर बात करें ये एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास क्या है। और दूसरी चीज, अगर हम देखें कि ये पॉइंट अपने ही सर्कल में घूम रहा है ना, ये ऊपर वाले सर्कल इसकी रेडियस आर है, बट ये अपने सर्कल में घूम रहा है, इससे डिस्टेंस हमने इसकी मान ली आर, दो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर अलग अलग है, उसका रिलेशन भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की ये अपने ही सर्कल में घूम रहा है, ऐसा नहीं ऊपर वाले, अगर ये यहाँ पे होता तो बेशक ये आर के बराबर हो जाता, कैपिटल आर के बराबर, बट इस कंडीशन में वो अपने सर्कल में घूम रहा है, इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। ये चीज समझ में। अब हमें ये देखना है कि इसका एंगल कितना है, कितने एंगल से ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के सेंटर के साथ ये अपना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें इसका बनाना पड़ेगा एफबीडी डायग्राम, और एफबीडी डायग्राम बनाना है तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा,
एफबीटी डायग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये देखेंगे, इसमें W इज इक्वल टू mg डायरेक्शन, एम आर ओमेगा स्क्वायर इस साइड है, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड है, तो बच्चे नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो जैसे मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड ये एंगल थीटा है ना, और ये क्या बनेगा एम कोस ऑफ थीटा, और ये इस साइड क्या बनेगा एम साइन ऑफ थीटा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, एफबीटी डायग्राम बनते ही हमारे दिमाग में समझ में आ गया कौन सी चीज कहाँ पर किसके साथ इक्वेट करनी है। तो यहाँ पर अगर देखें एम कोस थीटा किसके बराबर है बच्चे, एम कोस थीटा बराबर है दैट इज इक्वल टू एम जी, और आपके पास एम साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम एक बार इन दोनों को डिवाइड कर लें, एम साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एम कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया साइन थीटा इज इट साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये है स्मॉल आर में, जैसे मैंने कहा हमारा बाउल जो है वो इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है, तो हमें कैपिटल आर की टर्म में देखना पड़ेगा। तो बच्चे अगर आप इसको ये ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये आर है ये आर है, यहाँ पर हमारे पास ये इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यानी ये हमारे पास ये ट्रायंगल जो बनती है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम आर और आर के बीच में क्या करेंगे रिलेशन देखने की रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है इसकी आर ये एंगल थीटा हो गया, ये आर है, ठीक है, ये हमारे पास यानी ये हमारे पास आर के बराबर है तो ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा के बराबर क्या है दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ से मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगी कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू यानी कैपिटल आर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा दैट इज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू है आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू निकालिए ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी आर सॉरी हमें ओमेगा स्क्वायर की नहीं हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कोस थीटा जी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो एंगल है जिस एंगल के साथ ये रोटेट करती थीटा है तो कोस इनवर्स कर लीजिए। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को यूज कर सकते हैं। तो आप अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अगले वाली वीडियो में हम बैंकिंग ऑफ रोड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वाले फ्रिक्शन का वो वाले करने की क्वेश्चन, ये टर्निंग किस तरह से हम किसी कार को टर्न करें वो सेफ टर्न हो जाए, किसी बाइसिकल को करें वो सेफ टर्न हो जाए, तो इस तरह से हम करेंगे। तो अब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना भी है करके देखने की कोशिश करना, और अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए थैंक यू।